हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो लास्ट की वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हमारा रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ मैट्रिक्स स्पेसेस एंड आई थिंक कि आप सब ने वो वीडियोस देख ली है। तो करते हैं फिर उसको फर्दर कंटिन्यू। अगर नहीं देखी है तो उसको पहले देख लेना, क्योंकि कंसेप्ट उस वीडियो में समझा रखा है। अब हम उसके फर्दर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सेकेंड एग्जाम्पल करवा दिया था आपकी बुक वाला, उसके अकॉर्डिंग समझाया था कि मैट्रिक्स स्पेस आखिर होता क्या है। एक बार दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ। मैट्रिक्स स्पेस एक्स और डी है अगर आपका, तो डी को हम मैट्रिक कहते हैं कि डी एक्स पर मैट्रिक है। कब है? जब वो चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होता है। वो चार प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है? फर्स्ट वन इज़ नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी का क्या मतलब है कि दो पॉइंट्स के बीच का जो डी है, डी जनरली हम जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग डी डिस्टेंस ही होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में डी का मतलब डिस्टेंस हो। क्वेश्चन में आपको डिफाइन करके दिया होगा कि डी ऑफ एक्स वाई का इस क्वेश्चन के अंदर क्या मीनिंग है। तो मैं जनरली आपको जो समझा रही हूँ वो डिस्टेंस लेकर समझा रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ नॉन नेगेटिविटी, कि कोई भी दो पॉइंट्स हैं आपके अगर से एक्स एंड वाई, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा हो सकता है कि ज़ीरो हो या फिर ज़ीरो से बड़ा होगा। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इस प्रॉपर्टी का नाम हो गया नॉन नेगेटिविटी। देन सेकेंड वन इज़, अगर डी ऑफ एक्स वाई ज़ीरो के इक्वल है, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस ज़ीरो कब होगा? जब वो दोनों पॉइंट्स एक ही होंगे। इट मीन्स दिस कैन ओनली बी हैपन इफ एक्स इक्वल्स टू वाई। दिस इज नॉन एज आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स। देन थर्ड वन इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कि डी ऑफ एक्स वाई निकालो या फिर डी ऑफ वाई एक्स निकालो, इट मीन्स द सेम। ए से बी का डिस्टेंस निकालो या बी से ए का डिस्टेंस निकालो, बात तो एक ही रहेगी ना। एंड फोर्थ वन इज, अगर आप एक्स और वाई के बीच में तीसरा कोई पॉइंट ले लेते हो जेड, और वो उसी लाइन पर है। ध्यान से सुनना, अगर एक्स वाई की लाइन पर ही जेड है, इट मीन्स दे आर कॉलिनियर, तो क्या होगा? एक्स जेड प्लस जेड वाई किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। बट अगर वो जेड पॉइंट कहीं और है तो क्या होगा? एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो छोटा हो जाएगा। किससे? एक्स जेड प्लस जेड वाई के डिस्टेंस को ऐड करके। तो यहाँ पे दो केस बन जाते हैं, लेस देन का और इक्वल्स टू का। दिस इज नॉन एज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो ये थी आपकी मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन जो मैंने आपको रिमाइंड करवा दी। अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने आपको सेकंड एग्जाम्पल करवाया था। क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल, जो लास्ट वीडियो में सेकंड एग्जाम्पल डिस्कस किया था वो किसका एग्जाम्पल था? यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस का एग्जाम्पल था। इनको नाम से भी ध्यान रखना, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या है, जो सेकेंड एग्जाम्पल में था। अब आज जो हम कर रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, वो देखते हैं कि कौन सा बनता है। पहले समझ लो क्या है इसमें। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट एंड डी आपको कैसे डिफाइन कर रखा है? एक्स क्रॉस एक्स से आर, ठीक है। और फंक्शन, अब देखो डी ऑफ एक्स वाई को यहाँ पे इन्होंने कैसे डिफाइन कर दिया? दो में डिफाइन कर दिया कि ये ज़ीरो है कब? जब एक्स और वाई इक्वल है, और वन है कब? जब एक्स और वाई इक्वल नहीं है। मैंने उनको क्या बोलना था कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू वेरी करती है। यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया? अगर एक्स वाई इक्वल है तो उनके बीच का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस नहीं कहेंगे, डी ऑफ एक्स वाई क्या है? ज़ीरो। और अगर वो इक्वल नहीं है तो वो क्या है? वन। ये क्वेश्चन है आपका। आपने क्या शो करना है कि एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस बनाता है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई करवाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? कि डी ऑफ एक्स वाई लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। हाँ जी, यहाँ पर आ जाओ। डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल। डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है? वन के इक्वल। तो क्वेश्चन से ही साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डी ऑफ एक्स वाई या तो ज़ीरो है या फिर ज़ीरो से बड़ा है। इन्होंने दे रखे है, दो ही केस पॉसिबल है ना, या तो ये टर्म्स इक्वल होंगी या फिर नहीं इक्वल होंगी। तो उसकी वैल्यू या तो ज़ीरो या वन है, तो ज़ीरो है या फिर ज़ीरो से बड़ी वन है। क्लियर है? कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियरली डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि डी ऑफ एक्स वाई अगर ज़ीरो है, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर ऐसा है तो ज़रूर एक्स और वाई इक्वल होंगे, ये कहता है। अब आ जाओ इस पे। डी ऑफ एक्स वाई ज़ीरो है कब? जब एक्स और वाई इक्वल है। बिल्कुल साफ साफ दे रखा है कि अगर एक्स और वाई इक्वल है, डी ऑफ एक्स वाई ज़ीरो के इक्वल कब है? जब एक्स और वाई इक्वल है। ये चीज़ हमें सेकंड प्रॉपर्टी में प्रूव करनी होती है, और ये आपको यहाँ पे दे रखी है। और जब एक्स वाई के इक्वल नहीं है, एक्स और वाई आपस में इक्वल नहीं है,
तो डी ऑफ एक्स वाई 1 के इक्वल है। तो बस, यानी कि ये अगर 0 के इक्वल है तो पक्का एक्स और वाई इक्वल होंगे, ये हमें यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी में भी कुछ ना समझ में आने वाली बात नहीं थी, क्वेश्चन में ही दे रखा है। थर्ड क्या कहती है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या कहती है कि डी ऑफ एक्स वाई निकाल लो या फिर डी ऑफ वाई एक्स निकाल लो, इक्वल होने चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर देखो अब आप क्या दे रखा है आपको, डी ऑफ एक्स वाई 0 दे रखा है। ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और अगर आप डी ऑफ वाई एक्स निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, 0 के इक्वल ही आएगा। ये कब केस है, जब x और y इक्वल है। दो केस बनेंगे ना, बट जब x और y इक्वल नहीं है तो d ऑफ एक्स वाई को कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। और या फिर d ऑफ वाई एक्स निकाल लो, बात तो एक ही है। देखो क्या कह रही हूँ मैं, यहाँ पे आपको दो केस दे रखे हैं। इन्होंने कहा डी ऑफ एक्स वाई 0 है कब, जब x और y इक्वल है। अब जब x और y इक्वल ही हो गए, वो दोनों एक ही हैं, इक्वल है, तो y को पहले लिख लो, ये x को पहले लिख लो। क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा ना, आंसर तो 0 ही रहेगा। अब वो कह रहे हैं कि x और y जब इक्वल नहीं है ना, तो डी एक्स वाई की वैल्यू 1 है। अब जब x और y इक्वल है ही नहीं, अगर इक्वल हो जाते तो हम 0 कह देते। तो x और y इक्वल नहीं है तो डी ऑफ एक्स वाई लिखो या फिर डी ऑफ वाई एक्स लिखो, आंसर तो आपको 1 ही आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी यहाँ से सेटिस्फाई हो जाती है। क्लियर है। अब समझने वाली प्रॉपर्टी जो है वो है फोर्थ, वो इसीलिए क्योंकि इसमें बनेंगे केसेस। देखो कैसे बनेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी होती क्या है, पहले तो ये लिख लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू होता है डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। दिस इज़ योर फोर्थ प्रॉपर्टी। तो इसके लिए आपको एक जेड चाहिएगा, तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि लेट एक्स, वाई तो ऑलरेडी थे, जेड बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से। तो देखिए अब आपके पास यहाँ पे केस अराइज होते हैं। क्या केस अराइज होते हैं कि हो सकता है कि ये तीनों नंबर्स इक्वल हो। अब ये केस बनाने कैसे हैं, ये केस बनाने हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसे कि डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ये दो हो सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास डी ऑफ एक्स जेड आ गया, तो डी ऑफ एक्स जेड की भी तो दो वैल्यू हो सकती है और डी ऑफ जेड वाई की भी दो वैल्यू हो सकती है। डी ऑफ एक्स वाई में क्या केस था कि एक्स वाई के इक्वल है और एक्स वाई के इक्वल नहीं है। ऐसे इसमें क्या होगा कि एक्स जेड के इक्वल है और एक्स जेड के इक्वल नहीं है। इसमें क्या होगा कि जेड वाई के इक्वल है और जेड वाई के इक्वल नहीं है। तो हमें सारे के सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला केस हम क्या लेके चलेंगे कि तीनों के तीनों आपस में इक्वल है। तो मैंने क्या लिया, इफ़ x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। देखो अगर तीनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल थे तो क्या हो रहा था, अगर x और y इक्वल थे तो डी ऑफ एक्स वाई की क्या वैल्यू आ रही थी, 0। अब मैं कह रही हूँ कि x और y भी इक्वल है, y और z भी इक्वल है, x और z भी इक्वल है, तो इसका मतलब इन सब की वैल्यू भी 0 आएगी। यानी कि डी ऑफ एक्स वाई भी 0 आएगा, डी ऑफ वाई जेड भी। हमें सिर्फ इन टर्म्स की वैल्यू चाहिए, जो हमें निकालना है ना, हमें सिर्फ इन टर्म्स की वैल्यू चाहिए और किसी से हमें मतलब नहीं है। डी ऑफ जेड वाई भी 0 आएगा और डी ऑफ एक्स जेड भी 0 आएगा, क्योंकि ये तीन टर्म्स पूछी गई थी। मैंने इन तीनों को बता दिया। कैसे बताया, जो क्वेश्चन में डिफाइन था उसके अकॉर्डिंग बताया कि एक्स और वाई इक्वल थे तो डी ऑफ एक्स वाई 0 था। तो अब अगर एक्स और वाई इक्वल है तो डी ऑफ एक्स वाई 0 होगा। वाई और जेड अगर इक्वल है तो जेड वाई भी 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जेड वाई चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे जेड वाई लिख रही हूँ। तो एक्स जेड भी 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दो। डी ऑफ एक्स वाई की क्या वैल्यू है, 0। यहाँ पे डी ऑफ एक्स जेड की क्या वैल्यू है, 0 प्लस 0। तो 0 के अंदर 0 का ऐड करोगे तो इक्वल टू आ रहा है ना, यानी कि लेस देन और इक्वल टू में से एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये हमारी सेटिस्फाई होगी। इट मीन्स फर्स्ट केस आपने दिखा दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आ जाओ सेकेंड केस पे। तो सेकेंड केस क्या कहता है, देखो तीनों को इक्वल ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि वाई और जेड इक्वल नहीं है, और एक बार ले लेंगे, मतलब एक बार आपने अनइक्वल करते जाना चीज़ों को। मैं यहाँ पे केस क्या ले रही हूँ कि एक्स और वाई तो इक्वल है बट जेड इक्वल नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट क्या ले लूँगी कि एक्स और वाई इक्वल नहीं है बट जेड इक्वल है। ठीक है जी। अब देखो एक्स और वाई तो इक्वल है, तो इसका मतलब डी ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई जब इक्वल है तो डी ऑफ एक्स वाई की तो वैल्यू हो गई 0। और क्या वैल्यू चाहिए मुझे, यहाँ से देखो क्या वैल्यू चाहिए, डी ऑफ एक्स जेड की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, एक्स और जेड के बीच में क्या रिलेशन है, अनइक्वल का। एक्स और वाई तो इक्वल है, वाई और जेड इक्वल नहीं है और ना ही एक्स जेड इक्वल है, यानी कि एक्स और जेड इक्वल नहीं है। तो जब टर्म्स इक्वल नहीं है तो वैल्यू क्या मिल रही है, 1। तो इसका मतलब आपको डी ऑफ एक्स जेड की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। देन आ जाओ यहाँ पे डी ऑफ जेड वाई चाहिए, यहाँ पर आ जाओ। डी ऑफ जेड वाई के बीच में क्या रिलेशन है,
अनइक्वालिटी का। जब अनइक्वल है तो क्या वैल्यू मिल रही है 1, तो इसका मतलब डी ऑफ जेड वाई की वैल्यू भी मिलेगी आपको 1। अब वैल्यूज़ को पुट कर दो। यहाँ पे क्या लिखना होता है, डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू लिखनी होती है। यहाँ पे क्या लिखते हैं इस साइड, एक्स जेड की 1 + 1, तो 1 + 1 कितना आता है 2। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन वाली। लेस देन वाली करो या फिर इक्वल वाली करो, हमें तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, दोनों में से एक। सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, डन हो गया ये केस डिस्कस। अब आ जाओ थर्ड केस पर कि x और y इक्वल नहीं है बट z इक्वल है। अब जब x और y इक्वल नहीं है तो क्या वैल्यू मिलेगी डी ऑफ एक्स वाई की, मिलेगी 1। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए डी ऑफ एक्स जेड की वैल्यू। तो x और z के बीच में क्या रिलेशन है, अगेन अनइक्वालिटी का। क्यों, क्योंकि x और y इक्वल नहीं है, ना ही x और z इक्वल है, सिर्फ y z इक्वल है। तो जब इक्वल नहीं है तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, अगेन 1। एंड देन मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, डी ऑफ जेड वाई की। तो डी ऑफ जेड वाई तो इक्वल है तो क्या वैल्यू मिलेगी, 1 वैल्यू मिलेगी। वैल्यू को पुट करो, तीनों ही वैल्यू 1 1 1 आ गई। सॉरी, जब जेड और वाई इक्वल है तो वैल्यू 0 मिलेगी ना, सॉरी। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है इधर 1, यहाँ पे 1 + 1, तो सॉरी 0 0, तो 1 = 1, यानी कि इन्होंने इक्वल वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। आप इसको ऐसे लिख लेना कि डी ऑफ एक्स वाई लेस देन आ गया, यहाँ पे =2 आया ना, इक्वल टू आ गया किसके, डी ऑफ एक्स जेड के प्लस डी ऑफ जेड वाई के। ठीक है जी, हो गया। अब आ जाओ फोर्थ केस पे। हमने क्या ले लिया, तीनों को इक्वल ले लिया, एक्स वाई इक्वल, जेड इक्वल नहीं, एक्स और वाई इक्वल नहीं बट जेड इक्वल। अब फोर्थ केस हम क्या ले लेंगे कि एक्स और जेड तो इक्वल है बट वाई इक्वल नहीं है। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। और फिर हम क्या ले लेंगे कि तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। सारे केस आपके फॉलो हो जाएंगे, यहाँ पे अब करके देख लेना खुद भी। एक्स और जेड इक्वल है तो हमारे पास डी ऑफ एक्स जेड तो बन गया 1। एक्स और वाई इक्वल नहीं है तो डी ऑफ एक्स वाई कितना बन गया 1, सॉरी ये 0 बनेगा इक्वल है तो। और डी ऑफ जेड वाई कितना बनेगा, क्योंकि इक्वल नहीं है तो 1। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। अब वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ पे देखो डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे +1, तो ये इक्वल वैल्यू प्रॉपर्टी उन्होंने सेटिस्फाई कर दी। अब एक केस रह गया जब तीनों अनइक्वल हो जाए। तो तीनों अनइक्वल हो गए तो तीनों की ही वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 1, तो 1 लेस देन हो जाएगा किससे 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है 2। फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। अभी हमने फोर्थ केस डिस्कस किया था ना, अब हम केस कर रहे हैं कि कोई भी इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू भी 1, डी ऑफ एक्स जेड की वैल्यू भी 1 और डी ऑफ जेड वाई की वैल्यू भी 1। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1 + 1, तो ये क्या आ गया 2। तो इट मीन्स इसने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। अब यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, हमने क्या प्रॉपर्टीज़ निकाली, इसमें हमने कितने केस बनाए, ABCDE 5 केस बनाए। पाँचों के पाँचों केस में इन द अबव 5 केसेस, पाँचों के पाँचों केस में हमारी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई कि डी ऑफ एक्स वाई या तो इक्वल है या फिर लेस देन है किससे, डी ऑफ एक्स जेड से प्लस डी ऑफ जेड वाई से। ठीक है जी, ये चीज़ हमने निकाल दी। लास्ट में आप लिखोगे हेंस, जो डी है वो क्या है, एक मैट्रिक है किस पर, एक्स पर, मैट्रिक ऑन एक्स। और यू कैन से कि एक्स डी इज़ अ मैट्रिक स्पेस। अब इस मैट्रिक स्पेस का जो नाम है वो आपने ध्यान रखना है कि ये कौन सी मैट्रिक स्पेस का एग्जांपल है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। कौन सी मैट्रिक स्पेस है ये, डिस्क्रीट। जो हमने लास्ट वीडियो में की थी वो थी यूजुअल और ये है डिस्क्रीट। ध्यान रखना कि डिस्क्रीट में क्या है, जस्ट अ मिनट, डिस्क्रीट में क्या है, जो फंक्शन डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है कि अगर दोनों टर्म्स इक्वल है तो वैल्यू 0 है और अगर अनइक्वल है तो वैल्यू 1। बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ, थर्ड एग्जाम्पल इस वीडियो में नहीं करवाऊँगी। थर्ड एग्जाम्पल को समझाने के लिए टाइम चाहिए। ऐसे ही सिक्स एग्जाम्पल इसका थोड़ा लेंथी है, वो भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब करवा देती हूँ फोर्थ एग्जाम्पल इसके साथ। ठीक है, छोटा सा है तो हो जाएगा साथ में, वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। फोर्थ एग्जाम्पल देख लो। लेट, इन्होंने इसको डिनोट किया, लेट डी, कुछ इस तरह से डिनोट कर रखा है, डिनोट्स द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्होंने लेट डी, ये वाला जो डी है इनका, ये क्या डिनोट कर रहा है,
कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इफ़ वी डिफाइन अ फंक्शन डी फ्रॉम डी क्रॉस डी टू आर सच दैट, इन्होंने कैसे डिफाइन किया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, मोड ऑफ z1 माइनस z2 है फॉर ऑल z1 z2 बिलोंगिंग टू दैट फंक्शन। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। आपका जो d है वो कहाँ से डिफाइन है, कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो कहाँ जा रहा है, रियल नंबर्स में जा रहा है। डिफाइन कैसे है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का जो डिस्टेंस है, जो d यहाँ पे डिफाइन है वो क्या है, उनकी मोड वैल्यू, उनके z1 माइनस z2 की मोड वैल्यू। बस ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं आप सभी को पता है। यहाँ पे z1 और z2 की बात की गई है ना, तो z1 क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, x1 प्लस आयोटा 1, और z2 क्या होगा, x2 प्लस आयोटा y2। यहाँ पे लिख देना कि ये जो है x1 y1 x2 और y2 के सारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स में से। क्यों, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो कहाँ जा रही है, रियल नंबर में जा रही है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है जी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डी ऑफ z1 z2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डी ऑफ z1 z2, क्वेश्चन में क्या गिवन है, डी ऑफ z1 z2, ये मॉड गिवन है, इसके अंदर वैल्यू को पुट करो। z1 की वैल्यू क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2, ये है। इसको से सॉल्व करो, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 माइनस आयोटा y2। x1 माइनस x2 को तो एक साथ रख लो, इसमें से बाहर प्लस आयोटा कॉमन, और ये y1 माइनस y2 हो जाएगा, इकट्ठा करा और कुछ भी नहीं करा, ठीक है जी। उसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये x1 माइनस x2 बन गया, देखो ये क्या बन गया, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। इसको एक ए मान लो, a प्लस आयोटा b का मोड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, x1 माइनस x2 यानी कि उसका स्क्वायर, प्लस b का काम कौन कर रहा है, y1 माइनस y2 यानी कि उसका स्क्वायर। तो किन्हीं भी दो नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, किन्हीं भी दो नंबर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, चाहे नेगेटिव क्वांटिटी भी हो। पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अपने डी ऑफ z1 z2 की वैल्यू ये थी, उससे ये वैल्यू निकाल दी, ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी। तो यानी कि डी ऑफ z1 z2 हमेशा क्या रहेगा, डी ऑफ z1 z2 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो यहाँ पे इसने फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी, क्लियर है, डन है। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड क्या कहती है प्रॉपर्टी कि डी ऑफ z1 z2 अगर इक्वल है 0 के, तो इसे क्या इम्प्लाई होता है कि भाई z1 और z2 तो इक्वल होंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में डी ऑफ z1 z2 किसके इक्वल दे रखा है, मोड ऑफ z1 माइनस z2 के। मोड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव बना देना। ये थ्योरम क्या कहती है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ये 0 है, यानी कि ये अगर 0 है तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो कॉमन सी बात है, मॉड के अंदर नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव हो जाती है। और अगर किसी की मोड वैल्यू 0 है, अगर किसी की मोड वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली ये टर्म ही 0 होनी पड़ेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूँ भाई -5 का मोड, तो मोड से बाहर 5 आएगा। मैं लिखूँ 5 का मोड, तो मोड से बाहर 5 ही आएगा। बट किसी वैल्यू का अगर मोड 0 है तो इसका मतलब उसके अंदर 0 ही था ना, 0 का ही मोड तो 0 होता है, 5 का मोड तो 0 नहीं होता। तो इसका मतलब मोड के अंदर जो टर्म है z1 माइनस z1 वो 0 के इक्वल है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब z1 और z2 तो इक्वल है। तो डी z1 z2 अगर 0 के इक्वल है तो z1 z2 इक्वल ही है। तो हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो भी सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे था कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं था। मोड फंक्शन है, मोड फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दी, हो गया सोल्व। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड वन इज सिमेट्री। थर्ड में देखो डी ऑफ z1 z2 किसके इक्वल होना चाहिए, डी ऑफ z2 z1 ये प्रॉपर्टी कहती है। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑफ z1 z2 किसके इक्वल दे रखा है, मोड ऑफ z1 माइनस z2 के। अगर मैं इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, z2 माइनस z1 बचेगा। आपको पता है कि नेगेटिव क्वांटिटी का मोड भी पॉजिटिव हो जाता है
तो यानी कि टर्म क्या मिलेगी आपको, Z2 माइनस Z1 का मोड मिलेगी। और क्वेश्चन में डी ऑफ Z1 Z2 को डिफाइन कर रखा है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के मोड से। क्वेश्चन में डी ऑफ Z1 Z2 को क्या लिख रखा है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डी ऑफ Z2 कोमा Z1। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये था और राइट हैंड साइड में ये आ गया, तो इसने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दिया, कुछ भी नहीं किया। माइनस कहीं भी मोड होना, माइनस लेके अंदर से टर्म, माइनस लेके टर्म अंदर रख दो, मोड फंक्शन है तो माइनस टर्म भी पॉजिटिव बन जाएगी, बस बात खत्म। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देख लो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की भी बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि एक्स वाई जेड होता था, यहाँ पे Z1 Z2 है तो हमें क्या लेट करना पड़ेगा, Z1 Z3 लेट करना पड़ेगा ना अपनी मर्जी से। तो लेट कर लो कि Z1 Z2 Z3 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इसमें से। अब देखो ये चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ पर x1 y1 लिखवाया था तो बिलोंग करवाया था रियल नंबर में से, बट क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3 और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट इससे डिनोट कर रखा है, तो ये इसमें से बिलोंग करेंगे। ठीक है जी। हमें क्या दे रखा था, Z1 Z2 की वैल्यू ये मोड दे रखी थी, तो अब मुझे तीसरे नंबर को इंक्लूड करना है, Z3 को कैसे भी कैसे इंक्लूड करना है, तो एक ही तरीका इंक्लूड करने का, इसको ऐड कर दो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। यही पैटर्न सब में फॉलो होगा, इसको हमें अंदर लेके आना है ना, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, इसको ऐड कर दिया और क्या कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट। अब ये पूरी टर्म को तो A मान लो और ये पूरी टर्म को B मान लो। आपने पढ़ रखा है कि मोड ऑफ A प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू होता है मोड ऑफ A प्लस मोड ऑफ B के, वही प्रॉपर्टी यहाँ लगा दो। ये टर्म किससे लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी, मोड ऑफ A कौन है यहाँ पे, Z1 माइनस Z3 प्लस B कौन है यहाँ पे, Z3 माइनस Z2। डन है जी। यहाँ पे चल क्या रहा था, डी ऑफ Z1 Z2, डी ऑफ Z1 Z2। क्वेश्चन में डी ऑफ Z1 Z2 को मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 डिफाइन कर रखा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 क्या हो जाएगा, डी ऑफ Z1 Z3 हो जाएगा। और Z3 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, डी ऑफ Z3 कॉमा Z2। तो ज़रा ध्यान से देखो, आपकी प्रॉपर्टी जो आप करते थे वो सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई, क्या थी वो प्रॉपर्टी, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। यहाँ x की जगह Z1 है, y की जगह Z2 है और z की जगह Z3 है। तो देखो x की जगह Z1, z की जगह Z3, z की जगह Z3 और y की जगह Z2, तो आपकी प्रॉपर्टी फॉलो हो गई, सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हेंस जो D है वो क्या है, एक मैट्रिक है, किस पर, इस पर। और यू कैन से कि स्मॉल d और प्लस ये जब का सिंबल है ये क्या बना रहा है, एक मैट्रिक स्पेस बना रहा है कुछ मुश्किल इस चैप्टर में, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको लिखना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। ये ME कर लेना इसको, ठीक है जी। अब फिफ्थ एग्जाम्पल थोड़ा सा लेंदी है, इस वीडियो में करवाऊंगी तो ना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सिक्स भी लेंदी है और थर्ड भी। आपके थर्ड, फिफ्थ और सिक्स बड़े बड़े एग्जाम्पल रह गए, देन उसके बाद आपका बाउंडेड सीक्वेंस का कंसेप्ट शुरू हो जाएगा। इस कंसेप्ट में 6 एग्जाम्पल थे, 3 हो चुके, 3 रह गए, वो करेंगे फिर बाद की वीडियोस में। अब तक जो भी करवाया है इसमें कोई डाउट हो किसी एग्जाम्पल में, किसी स्टेप में, तो किसी भी टाइम कभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और अगर समझ में आ गया हो, पसंद आ गया हो तो प्लीज़ बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर से क्लिक कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, सेफ़ रहना, क्योंकि ये मौसम ऐसा ही चल रहा है, बीमार होने वाला, डेंगू मलेरिया और कोरोना वायरस तो है ही। तो प्लीज़ सभी अपना ध्यान रखना, अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना। तो बाय बाय, टेक केयर।